हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? जो शेयर किया वो भी दिख रहा है सब? बोले खुश तो बहुत हैं आज। वाह, डायलॉग सब बढ़िया। नीट की डेट आ गई तुम्हारी है? 1 अगस्त पेपर फाइनल कर दिया तुमने? ठीक है, 4.5 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। अब 4.5 महीने बहुत समय है, बहुत। दुनिया बदल सकती है इसमें। 4.5 महीने में दुनिया बदल सकती है। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं। 4 महीने पढ़ के बच्चा एम्स दिल्ली लेके गया हो। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आज न जाने क्यों मेरे एकदम से इच्छा हुई तो मैं बताऊं। मैं एग्जांपल, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। पहले वो एम्स के अलग एग्जाम होते थे, है ना। एक बच्ची थी बहुत पहले, करीब 2012-13 में पढ़ी थी। 11-12 में पढ़ी थी वो। 11-12 में उसने तैयारी करी, नहीं हुआ उसका सिलेक्शन। और ये उस जमाने की बात है जब जब AIPMT प्री और मेंस होता था। AIPMT प्री और मेंस हुआ करता था उस जमाने में। और प्री में कट ऑफ जाती थी 50% से भी कम। ये मान के चलो 50% प्री में कट ऑफ जाती थी मेंस के लिए। वो प्री में नहीं हुआ था उस बच्ची का। उसने तैयारी करी कोटा आकर के 2011-12 में। प्री में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, मतलब 50% भी नहीं बनी, सोचो। फिर लड़कियों के साथ जो घर वाले करते हैं, वापस दोबारा तैयारी का मौका ही नहीं मिला, है ना। BSc SC में एडमिशन दिला दिया उसको। वो मई में चली गई थी कोटा से। मई से लेकर दिसंबर तक वो BSc में उलझी रही। जनवरी में कोटा आई, जनवरी में वो बच्ची कोटा वापस आई कि नहीं, मुझे तो तैयारी ही करनी है। उस समय कोई कोर्स वोर्स भी नहीं चलता जनवरी में। टेस्ट सीरीज पकड़ी उसने, और टेस्ट सीरीज पकड़ के तैयारी करने लगी बच्ची वो, है ना। उसने बस गाइडेंस मांगी कि क्या करूं सर, कैसे करूं। गाइड किया उसको थोड़ा बहुत कि ऐसे करो ऐसे करो, है ना। डाउट पूछने के लिए डाउट काउंटर था, डाउट काउंटर पे आया उसका। मई में ये प्री और मेंस हुआ। प्री में हो गया, फिर मेंस में नहीं हुआ। सीधे उस समय एम्स का अलग एग्जाम हुआ था, एम्स में हुआ उसका। एम्स में सिलेक्शन हुआ उसका। सोचो, जून में एम्स होता है, 5 महीने की पढ़ाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में जाके एग्जाम। 5 महीने की पढ़ाई में एम्स दिल्ली लिया था उसने। और सोच सकते हो, जिसका 1 साल तैयारी करने के बाद 50% नहीं बनाओ और वो एम्स ले जाए, मतलब 5 महीने की पढ़ाई करके एम्स ले जाए, तो फिर दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर वो बच्चा जिसका 50% साल भर तैयारी करके नहीं बना, और वो 5 महीने तैयारी करके अगर वो एम्स ले जाए, तो दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो भैया पढ़ाई, पढ़ाई भाई पढ़ाई, है ना। अब ये 4.5 महीने यही क्रूशल है। रेस में कौन दौड़ रहा था आज तक, कोई कोई मतलब नहीं है। अब जो दौड़ेगा वो जीतेगा, है ना। लगातार दौड़ने वाला जीतता है। तो स्पीड अभी मेंटेन नहीं करनी। स्पीड मेंटेन करने के लिए आखिरी महीना है ना। सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया पढ़ाई का तरीका क्या है? जो डेली का काम है ना, उसको डेली करते रहो। जो डेली का काम है उसको डेली करते रहो, है ना। कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके। डेली का काम डेली निपटा लो। और अगर समय बचता है तो कुछ बैक पोर्शन कर लो, है ना। बैक पोर्शन कर लिया तो आगे का कुछ कर लो। इससे अच्छा पढ़ने का तरीका नहीं होता है ना। यही बेस्ट तरीका है। अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो तुमसे अच्छी तैयारी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। ठीक है। अब आगे डेट, थोड़े से सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। चलो आ जाओ, वापस लौटे। ठीक है, तो कल अपन लास्ट कंसेप्ट पढ़ रहे थे, यही स्क्रीन पे तुम्हारे सामने जो है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में मैंने बताया था साहब, हीट गेन हीट लॉस करते हैं और मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए एक केस मैंने बता दिया था कि भैया सेम फेज के मटेरियल अगर मिलाएं तो आंसर क्या होता है। तो सेम फेज मतलब सॉलिड में सॉलिड मिलाएं, लिक्विड में लिक्विड मिलाएं, गैस में गैस मिलाएं। तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बना के दिया था मैंने, ये M1S1T1 प्लस M2S2T2, ठीक है, डिवाइड बाय M1S1 प्लस M2S2। एक बच्चा पूछ रहा है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसके बाद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पहले हीट पड़ेगा तभी तो हीट ट्रांसफर पड़ेगा ना। बिना हीट जाने हीट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? बिना हीट को जाने हीट को ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे। पहले हीट को तो जान लो। ठीक है अद्भुत कुमार, पहले बेटा हीट तो जान ले। हीट जानेगा तभी तो ट्रांसफर करेगा। इसके बाद मैं केटीजी लूंगा, है ना। कैलोरीमेट्री खत्म करके गैसेस की प्रॉपर्टी बताऊंगा केटीजी में।
गैसेस की एनर्जी वगैरह, गैसेस का वेलोसिटी, गैसेस का प्रेशर, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स लूंगा, और फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद में हीट ट्रांसफर लूंगा, थर्मोडायनेमिक्स के बाद हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलो आ जाओ वापस लौटें, बहुत बातें होगी अपनी आज। तो ये सेम फेज के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको कल बना के दे दिया था, सेम फेज के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के दे दिया। अब आ जाओ साहब डिफरेंट फेज में, डिफरेंट फेज। अब आज बर्फ और पानी की बात करेंगे, आइस और वाटर की बात करेंगे। ठीक है, मंडे को मैं छुट्टी पर हूँ, मंडे को शाम को मैं नहीं हूँ, है ना, उसकी जगह थर्सडे को अपन क्लास ले लेंगे। आ जाओ साहब केस सेकेंड। अब डिफरेंट फेज की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट फेज में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आइस और वाटर का, बर्फ और पानी को मिलाने जा रहा हूँ, बर्फ और पानी। ठीक है, अब देखो साहब, डेफिनेटली मैं बर्फ का टेम्परेचर या तो 0 दूंगा या नेगेटिव दूंगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। क्या बर्फ का टेम्परेचर पॉजिटिव हो सकता है? क्या बर्फ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव मिलेगा। ये लो साहब क्वांटिटी दे रहा हूं, ये मास ऑफ आइस, ये मास ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट आप जानते ही हो, आइस का स्पेसिफिक हीट आपको बता चुका हूं 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर का स्पेसिफिक हीट भी आप जानते हो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मिला दो इनको, ये बर्फ और पानी को मिला दो। अब अगर मिलाएंगे तो तुम्हें पता है कि लॉस कौन करेगा? ठीक है, हीट लॉस कौन करेगा? लॉस करेगा साहब वाटर, और गेन गेन कौन करेगा? आइस। ये लेना देना कब तक चलेगा? जब तक कि फाइनल टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जब तक कि फाइनल टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तब तक लेना देना चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेथड बता दूं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और फॉर्मूला भी बना के दूंगा मैं, बर्फ और पानी के मिक्सचर के टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला भी बना के दूंगा, अगर तुम याद रखना चाहो तो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको फोटो बना के दिखाना चाह रहा हूँ। ये फोटो बना के क्यों दिखाना चाह रहा हूँ? क्योंकि यार सब कुछ आंखों के सामने दिखेगा, कौन ले रहा है कौन दे रहा है, लेते हुए कहाँ जाएगा, देते हुए कहाँ जाएगा। सोचो, आइस का टेम्परेचर अगर नेगेटिव में है, इसको अगर मैं पहले हीट देता हूं तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक जाएगी आइस? लेते लेते 0 तक जाएगी। अच्छा, अभी भी तुम देना जारी रखते हो तो फिर पिघलने लग जाएगी, फिर क्या बनेगा? वाटर बनेगा, है ना। और यहां पर मैं बोलूं कि वाटर का टेम्परेचर क्या है, ये वाटर का टेम्परेचर टी वाटर है। रुकना, इनिशियली वाटर यहां पर है, ये वाटर इनिशियली यहां पर है, और आइस इनिशियली यहां पर है, दिख रहा है ना, दोनों की इनिशियल पोजीशन मैंने आपके सामने बना दी। अब फोटो में देखो, वाटर अगर देगा ना तो देते देते इधर आएगा, ये देते देते इधर आएगा, एरो देख रहे हो ना, ये वाटर देते देते इस तरफ आएगा टेम्परेचर कम करता हुआ, और आइस लेते लेते इधर आएगी। ये देखो एरो, ये ले लिया, पहले 0 पे पहुंच गई, और मिल रहा है तो भैया पिघल जाएगी, और मिल गया तो भैया टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लिया यहाँ तक आए, फाइनली दोनों लेते हुए और देते हुए यहाँ तक आ गए, है ना, यहाँ तक आ गया। अभी टी फाइनल हमसे पूछता है, बताओ टी फाइनल बताओ, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया वाटर को हीट लॉस हुआ, ये वाटर को हुआ हीट लॉस, कितना है ना। मैं हीट बोलूं साहब, ये गेन कर रहा है Q1, ये गेन कर रहा है Q2, और यहां से यहां तक में Q3, इस बेचारे गरीब ने लॉस किया Q4, है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस देख रहे हो, Q4 का मैग्नीट्यूड होगा। Q4 कितना होगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये क्या होगा? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कर रहा हूँ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। जहां गलती होती है इसी स्टेप में गलती होती है। अच्छा, गेन कौन कर रहा है? ये फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में गेन कौन कर रहा है? गेन आइस कर रही है, कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये गेन करेगी। अब Q1 बोले तो कितना होगा? ये होगा मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, टेम्परेचर चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया? इस Q1 में देखोगे तो फाइनल 0 हो गया, फाइनल 0 हो गया, और इनिशियल क्या था? नेगेटिव था। ये लो साहब, अब ये तो मैंने क्या निकाल दिया? ये तो मैंने Q1 निकाल दिया, अलग अलग निकाल देते हैं, चलो Q1 Q2 Q3 अलग अलग कैलकुलेट कर लें। ये मैंने कैलकुलेट किया साहब Q1, ये Q1 निकाला। ठीक है, यानी क्या आ रहा है साहब? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये टेम्परेचर ऑफ आइस आ रहा है। अच्छा, ये टेम्परेचर ऑफ आइस का क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड आ रहा है, ध्यान रखना, टेम्परेचर ऑफ आइस का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पे, माइनस साइन तुम ले चुके हो, और माइनस साइन लगा चुके हो, इसलिए इसलिए खाली मैग्नीट्यूड रखना, है ना। Q2 क्या होगा साहब? Q2 होगा मास ऑफ आइस इंटू LF। Q3 कितना होगा? ये Q3 कितना होगा? अब Q3 बोले तो भैया ये मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होगा T फाइनल माइनस 0,
समझ रहे हो ना, बर्फ पिघल रही, बर्फ पिघल के पानी बन गया, पानी बन गया तो स्पेसिफिक हीट बदल गई, है ना। ये गेन आ गया आपके पास, Q1 Q2 Q3 आ गया तो गेन आ गया, दोनों को बराबर कर दो, ये हीट गेन और हीट लॉस को बराबर करके सॉल्व करो, है ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस, ये बराबर करोगे तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब गेन क्या है साहब, ये देखो गेन है मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ आइस, ठीक है। और क्या साहब, ये मास ऑफ आइस इनटू LF, ये क्या, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर। और लॉस क्या था, लॉस था मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और साथ में क्या था, T वाटर माइनस T फाइनल, ये था सर। ये मैंने गेन और लॉस तुम्हारे सामने बराबर किया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं ना, तो आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है MWSWTW, है ना। ये बनेगा M आइस, ये यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, टेम्परेचर ऑफ आइस, माइनस मास ऑफ आइस LF डिवाइडेड बाय MWSW प्लस M आइस SW। ये भैया फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बन रहा है। मैं याद रखने का जुगाड़ बता दूं तुम्हें, याद रखने का जुगाड़ बता देता हूँ, है ना। ये प्रॉपर मेथड बताया मैंने गेन और लॉस तुम्हारे सामने करके, है ना। मैं इसको याद रखने का जुगाड़ बता रहा हूँ, सुन लो। पहले हमने सेम फेज में क्या बोला था, M1S1T1 प्लस M2S2T2, ऐसा बोला था ना। M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइड बाय M1S1 प्लस M2S2, ऐसा बोला था। वैसे ही आ रहा है, देखो वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, देखो M1S1T1, M वाटर S वाटर T वाटर, M आइस S आइस T आइस, यहाँ तक तो वही का वही है। अब ये तो वही का वही है, M1S1T1 M2S2T2। एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, वो क्या आ रहा है, मास ऑफ आइस इंटू LF, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। मैं याद रखने का जुगाड़ बता रहा हूँ, अगर पहला वाला फॉर्मूला तुम्हें याद है ना, तो ये भी याद हो गया। वहां क्या था, M1S1T1 प्लस M2S2T2, तो इतनी टर्म तो यहाँ भी है ना। बस एक टर्म ऊपर एक्स्ट्रा है, माइनस मास ऑफ आइस इंटू LF, ठीक है। एक डिफरेंस उस फॉर्मूले से, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस नीचे देखो, नीचे वहां क्या होता था, M1S1 प्लस M2S2, वहां M1S1 प्लस M2S2 होता था। यहाँ देखो, गौर करो, गौर करो, ये आ रहा है M1S1 प्लस M2S1 ही आ रहा है, M2S1 ही आ रहा है। तो भैया अगर फॉर्मूला याद रख लोगे ना, तो तुम्हारा भला हो जाएगा, आइस वाटर को देखते ही आंसर बोल दोगे। नहीं तो तरीका बता ही दिया मैंने, देखो कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, लेते लेते लेने वाला क्या करेगा, देने वाला क्या करेगा, किस रास्ते पे आएंगे, वो फोटो देख के आंसर बना लो, ठीक है। अब मैं इसमें ट्रिक बताऊं साहब, मैं ट्रिक बताऊं, इसमें ट्रिक बताऊं। कई बार इस फॉर्मूले से सॉल्व करने पर क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। सुनना मेरी बात, इसको सॉल्व किया मैंने, T फाइनल नेगेटिव आ गया। अगर T फाइनल नेगेटिव आ गया ना, तो आंसर क्या देना, आंसर देना T फाइनल का 0 डिग्री सेल्सियस, और मिक्सचर में आइस और वाटर दोनों मिलेगा, मिक्सचर में बर्फ भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, ठीक है। अगर सॉल्व करने पर T फाइनल पॉजिटिव आ रहा है, भैया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो आ रहा है वही आंसर है, जो सॉल्व करने पे आ रहा है वही आंसर है। और मिक्सचर में ओनली क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। भाई अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पूरी बर्फ पिघल चुकी है, पूरी बर्फ पिघल चुकी है। अच्छा, सॉल्व करने पर अगर T फाइनल 0 आता है, तो भी कोई झगड़ा नहीं, तो भी कोई झगड़ा नहीं, आंसर 0 दोगे, आंसर 0 दोगे, और मिक्सचर में ओनली क्या मिलेगा, ओनली वाटर मिलेगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब, है ना। सॉल्व करें, T फाइनल अगर नेगेटिव आ जाए तो आंसर 0, है ना, और 0 आता है तो भी 0, पॉजिटिव आता है तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव। मतलब ये पहला वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि नेगेटिव आए ना, तो आंसर क्या देना, आंसर 0 दे देना, मिक्सचर में आइस वाटर दोनों मिलेगा। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं वो जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, बिना पेन चलाए आंसर देखोगे, कोई तुम्हें पूछेगा ना आंसर बताओ, तुम बिना पेन चलाए आंसर दे दोगे, वो बोलेगा तूने रट रखा है। मैं ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे मॉड्यूल में अपने। आपको बोलता है बराबर अमाउंट में मिलाया, मास ऑफ आइस बराबर मास ऑफ वाटर, ये बराबर अमाउंट, 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी, है ना, ये बराबर अमाउंट में मिलाया। अगर मैं बराबर अमाउंट में मिलाता हूँ, इस फॉर्मूले में रखो, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट भी रख दो, ये आएगा TWT आइस माइनस 80 डिवाइडेड बाय बन जाएगा 2, डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, है ना। और इसमें भी मैं बताऊं कि भैया मास बराबर है, और मैं बोल रहा हूँ आइस का टेम्परेचर 0 है, आइस का टेम्परेचर 0 है। तो ऐसे केस में T फाइनल जो मिलेगा ना, वो मिलेगा TW माइनस 80/2, TW माइनस 80/2। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें,
मतलब आप खाली पानी का टेम्परेचर देख करके जवाब दे दोगे। अगर वाटर का टेम्परेचर लेस देन 80 है, 80 से कम है, तो देखो टी फाइनल नेगेटिव आ रहा है, टी फाइनल नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब आंसर क्या दोगे? नेगेटिव का मतलब आंसर दोगे 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर में क्या मिलेगा? मिक्सचर में मिलेगा आइस प्लस वाटर, आइस वाटर दोनों मिलेंगे। अच्छा, अगर पानी का टेम्परेचर 80 बोल दें तो 80 डिग्री सेल्सियस बोल दें तो भैया जीरो आ रहा है, फॉर्मूले में रखते ही जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओनली वाटर मिलेगा, पूरा पानी पिघल चुका होगा, पूरी बर्फ पिघल चुकी होगी, पूरी की पूरी बर्फ पिघल चुकी होगी, ओनली वाटर। और अगर मैं बोलता हूँ कि 80 से ज्यादा है, तो गारंटी से पॉजिटिव आना ही आना है, गारंटी से पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मतलब ओनली वाटर, ओनली वाटर। मतलब तुम क्वेश्चन का डाटा देख करके बता दोगे क्या होगा साहब। तुम तो पानी का टेम्परेचर देखोगे 80 से कम है, बोले बर्फ नहीं पिघलेगी, नहीं पिघलेगी, पूरी नहीं पिघलेगी। 80 से ज्यादा है, बोले पूरी पिघलेगी, पूरा पानी बन जाएगा। है ना, दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक तो फाइनल टेम्परेचर पूछते हैं, एक फाइनल अमाउंट पूछते हैं। ये फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए जुगाड़ बता दिया मैंने, इसको देखते ही तुम फाइनल टेम्परेचर बता दो। ठीक है, ये मास ऑफ आइस बराबर मास ऑफ वाटर है, तो ठीक है, सेम नहीं लिया मैंने अलग अलग लेके सॉल्व किया है। अच्छा, पहले वाले में यहाँ 0.5 लिखना पड़ेगा, सॉरी, ये पहले वाले में यहाँ 0.5 लिख लो, 0.5 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस, है ना। दूसरे वाले में तो जीरो हो ही गया। एक मिनट, ये 0.5 टी आइस माइनस ये 80, ये 80। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब, है ना। वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं, एक बच्चा बोल रहा है कि सर पानी जम गया, तो अब जम सकता है यार, बर्फ का तालाब और तुम जाके एक लोटा पानी डालो। अगर बर्फ का तालाब हो और वहां जाकर के तुम एक लोटा पानी डालो, समझ रहे हो, लोटा संभाल के रखना पड़ता है लोटा, वो उल्टा काम हो जाएगा। पानी हीट देते देते पहले कहाँ जीरो पे पहुंचेगा, उसके बाद और देगा तो पानी जमने लग जाएगा, मालूम पड़ा पानी गायब हो गया, बर्फ बन गई, है ना। तो वो कह रहा हूँ ना, वो तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इस फॉर्मूले से निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डाटा देखते पता लग जाएगा क्या होने वाला है। चलो मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्वेश्चंस में इस्तेमाल करता हूँ इसका। आओ साहब, क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो। बोला 10 ग्राम बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम पानी, लो बॉल आ गई तुम्हारे रेंज में। अब तो छक्का पड़ेगा भाई, अब तो सीधे सीधे छक्का पड़ेगा, सीधे सीधे। यहाँ पर देख सकते हो बराबर अमाउंट दे रहा है, बराबर अमाउंट, मास ऑफ आइस बराबर मास ऑफ वाटर, है ना, और साथ में आइस का टेम्परेचर 0, है ना, और वाटर का टेम्परेचर 60, बोले 80 से कम। आंसर क्या होगा? आंसर 0 होगा, है ना। अब याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से निकालो। ये लो टी फाइनल में क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टी डब्ल्यू माइनस 80/2। आपको पता है 60 माइनस 80/2 -10। जब ऐसा होता है तो आंसर आता है 0 डिग्री सेल्सियस, और मिक्सचर में आइस और वाटर दोनों मिलेगा, बर्फ और पानी दोनों मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब बोलता है साहब बताओ कितना बर्फ कितना पानी, रुको ये भी बताते हैं, कितना बर्फ कितना पानी। तो मैंने कहा ना, इसके लिए फोटो बना लिया करो, फोटो, फोटो बनाते हैं ना, सब दिखता है कौन ले रहा है और कौन दे रहा है ना, लेने वाले पे क्या बीती और देने वाले पे क्या बीती, सब दिखेगा तुम्हें। ये क्या है, दो चार क्वेश्चन में हाथ साफ करोगे ना फोटो बना बना के, तो अपने आप दिमाग में पिक्चर बनने लग जाएगी, और जब दिमाग में पिक्चर बन जाएगी ना, तो फिर फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इनिशियली आइस यहाँ पर है, इसको बर्फ मिलेगा तो क्या बनेगा, पिघलेगा, 0 का पानी बनेगा साहब। अब मिक्सचर में तुम्हें पता है पूरी बर्फ नहीं पिघला पाएंगे अपन, ये पानी का टेम्परेचर ये 60 है, तो देखो इनिशियली वाटर यहाँ है, इनिशियली आइस यहाँ है। वाटर 0 तक आने में कितनी हीट देगा, ये लॉस बोले, तो मास ऑफ वाटर कितना, 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर डिफरेंस 60, भैया 600 कैलोरी हीट देगा, 600 कैलोरी। ठीक है, अच्छा चलो चेक करो, पूरी की पूरी बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी चाहिए, पूरी बर्फ को पिघलाने के लिए 800 चाहिए भैया, 800 चाहिए। क्या इतनी है क्या तुम्हारे पास, क्या इतनी है क्या, अरे इतनी है क्या तुम्हारे पास, नहीं है। क्या पूरी बर्फ पिघला पाओगे, क्या पूरी बर्फ पिघला पाओगे, लेकिन कुछ तो पिघला लोगे ना, कुछ तो पिघला लोगे। तो कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस, मेल्टेड आइस निकालते हैं साहब, कितनी बर्फ पिघली, है ना। अब ये मेल्टेड आइस निकालें तो हम बोलेंगे साहब फेस कन्वर्जन में हीट, है ना, ये फेस कन्वर्जन में हीट यानी मेल्टिंग प्रोसेस में हीट, मेल्टिंग प्रोसेस में हीट डिवाइड बाय लेटेंट हीट, है ना, Q बराबर M/L, है ना। तो M बराबर क्या होगा, M बराबर होगा Q/L, तो मेल्टिंग में हीट डिवाइड बाय लेटेंट हीट। अब मेल्टिंग में कितनी हीट दी, 600 दी, कितनी लेटेंट हीट, 80, तो कितनी बर्फ पिघल गई,
ये सॉल्व करें, बर्फ कितनी पिघलती है 60/8, 7.5 ग्राम पिघल गई भैया, इतना मेल्ट हो गया, इतना मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट। तो फाइनल अमाउंट बोलो, फाइनल अमाउंट आइस का, फाइनल अमाउंट आइस का फाइनल अमाउंट बोले तो भैया पहले 10 ग्राम थी, 7.5 ग्राम पिघल गई, कितनी बची, 2.5 ग्राम बची साहब, 2.5 ग्राम बच रही है ना, ये 2.5 ग्राम बच रही है साहब। अच्छा अब फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर बोलो, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर बोलो तो भैया पिघल के पानी तो बना, तो 10 + 7.5 कितना होगा, ये होगा 17.5 ग्राम वाटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है साहब? दो क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बोलता है फाइनल टेम्परेचर बताओ, एक बोलता है फाइनल अमाउंट बताओ। तो फाइनल टेम्परेचर का तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत आसान काम कर दिया, फॉर्मूला, बल्कि यहाँ तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर बता दिया तुमने, जीरो। यानी पानी देते देते जीरो पे आ गया, बर्फ लेते लेते जीरो पे आ गई। तो हमने देखा पानी ने कितना दिया, पानी ने 600 दिया, उस 600 से बर्फ क्या हुआ, पिघल गई। कितनी पिघली, 7.5 ग्राम पिघल गई। अब 7.5 ग्राम बर्फ पिघलेगी तो पानी कितना हो जाएगा, 10 + 7.5, और आइस कितनी होगी, 10 - 7.5। कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई? आगे ना बोलो, बोलो बोलो भाई। ठीक है, चलो दो चार क्वेश्चन पे और हाथ साफ करते हैं, दो चार पे और हाथ साफ करते हैं। आओ एक और लो, एक और तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जीरो पर बर्फ है और इसको स्टीम में मिलाया, अब ट्रिक नहीं लगेगी भाई। अब वो फॉर्मूले मत लगा देना आप, अब वो फॉर्मूला भूल के मत लगा देना, वो फॉर्मूला किसके लिए था, बर्फ और पानी के लिए था, ये स्टीम के लिए मत लगा देना। क्या करें, फोटो बनाओ, फोटो बना के देखो, लेना देना है ना, लेना देना देखो कौन दे रहा है कौन ले रहा है, अपने आप आगे का रास्ता दिख जाएगा तुम्हें क्या होने वाला है। ठीक है, बर्फ थी जीरो पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, इसको हीट दूंगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पिघलेगी, वाटर बनेगा, वाटर को टेम्परेचर मिलता है तो भैया ये 100 तक जाता, और फिर और मिलता तो भैया ये स्टीम बन जाती। लो साहब अब फोटो में आओ, इनिशियली स्टीम और इनिशियली आइस, ये बर्फ यहां पर है और स्टीम यहां पर है। अब स्टीम देगा तो इधर चलेगा भाई, ये देते देते इधर चलेगा, है ना, और आइस लेगा तो लेते लेते इधर चलेगा। चलो चेक कर लो, ये 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलता है तो कितना दे सकता है, कितना दे सकता है। आप बोलोगे m इंटू एल वी देगा, m इंटू एल वी मास कितना दिया है 1 ग्राम, 1 इंटू एल वी 540, भैया 540 कैलोरी दे सकता है, ये 540 कैलोरी दे सकता है, कहां तक, 100 के पानी में बदलने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट चेक करो, ये Q2 अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा m/LF, कितना है 10 ग्राम है, ठीक है 10 ग्राम है ना साहब, अबे 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, 10 × 80, अबे 800 कैलोरी चाहिए। उस गरीब से पूछो, देने वाले से, देने वाले से पूछो, बता और दे सकता है क्या, देगा, उल्टा आएगा, उल्टा देते देते जीरो पे, जीरो की तरफ आएगा। चलो उल्टा देते देते जीरो की तरफ आएगा, ये जीरो की तरफ आने में कितना दे सकता है और कितना दे सकता है, ये Q3 निकालो। क्या बोलेंगे, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज 100, भैया 100 कैलोरी और दे सकता है। तो जो हीट लॉस करने वाला है, हीट लॉस देने वाला कितना दे सकता है, ये दे सकता है Q1 + Q3, कितना 640 कैलोरी दे सकता है। और वो जो गेन करने वाला है उसको कितना चाहिए, गेन करने वाले को 800 चाहिए, 800। मुझे बताओ 800 अगर देता हूं तब जाकर के पूरी बर्फ पिघलती है ना, अरे 800 दूंगा तब जाके पूरी बर्फ पिघलेगी ना। क्या मेरे पास 800 है क्या, मेरे पास टोटल कितना है, मेरे पास टोटल 640 है, 640 से पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी। लेकिन ये तय हो गया कि पानी देते देते जीरो पे आ जाएगा, ये तय हो गया कि पानी देते देते जीरो पे आ गया और बर्फ लेते लेते जीरो पे ही पड़ी है। अरे बर्फ लेते लेते जीरो पे ही पड़ी है और वो स्टीम देते देते जीरो पे आ गई, तो बताओ टी फाइनल कितना होगा, टी फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस होगा, होगा कि नहीं होगा। फोटो देखते ही पता लग रहा है, देखो देने वाला 640 दे सकता है और पूरा पिघलाने के लिए 800 चाहिए, नहीं पिघला पाएगा, वो गरीब देता देता जीरो पे आ जाएगा, स्टीम हीट लॉस करता करता जीरो पे आ जाएगा। और आइस ऑलरेडी जीरो पर है, जब आइस जीरो पर, स्टीम जीरो पर, तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब लेना देना बंद हो जाएगा, अब लेना देना बंद हो जाएगा। मैंने कहा ना ये फोटो बना के देखो, सब दिखेगा, तुम सब दिखेगा, कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, क्या होगा पता लग जाए। चलो कुल मिला के कुछ तो अमाउंट आइस का मेल्ट होगा ना, है ना, तो अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस निकालो, अमाउंट ऑफ मेल्टेड आइस निकालो, बताओ कितनी बर्फ पिघली। आप बोलेंगे 640 दिया हमने, पूरी पिघलने में गया, डिवाइड बाय कितना 80, भैया 8 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी, 8 ग्राम बर्फ पिघल गई,
तो फाइनल अमाउंट बोलो, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर बोले तो पिघल के पानी तो बनता है ना। तो भैया यहाँ पर 8 ग्राम तो ये बर्फ पिघली और 1 ग्राम वो स्टीम पानी बदला, तो 9 ग्राम वाटर होगा। फाइनल अमाउंट ऑफ स्टीम बोले तो भैया 0 होगा, काहे की स्टीम खत्म हो गई, वो तो पानी बन चुका है ना। और मैं फाइनल अमाउंट ऑफ आइस बोलूं तो भैया 10 ग्राम थी, 8 ग्राम पिघल गई, भैया 2 ग्राम बर्फ बचेगी, बर्फ बची है 2 ग्राम, है ना। पानी है 9 ग्राम और आइस कितनी है, स्टीम कितनी है साहब जी, स्टीम कितनी है 0। आई थिंक बात पकड़ में आ चुकी है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ चुका है। हाँ कि ना बोलो, अब बोलो हाँ कि ना। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, ठीक है। मतलब फोटो देखते ही पता लग जाता है कौन दे रहा है कौन ले रहा है ना। आइस वाटर के लिए तो मैंने फिर भी एक फॉर्मूला बना दिया तुम्हें, और 90% क्वेश्चन आइस वाटर के ही मिलेंगे, है ना। इस और कुछ और है, स्टीम दे दे तो ये लो फोटो बनाओ, देखो कौन देता है कौन लेता है। कंसेप्ट पकड़ में आया ना सब, ठीक है। चलो और लो, एक और लो, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक और देता हूँ। ये लो स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, ये आइस और वाटर। अबे 10 ग्राम 10 ग्राम, ट्रिक 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 लगाओ, जल्दी से ट्रिक लगाओ। आइस और वाटर, ये लो बराबर बराबर अमाउंट, मास ऑफ आइस बराबर मास ऑफ वाटर, और तो और आइस का टेम्परेचर 0 भी दे दिया। जब दे दिया तो टी फाइनल कितना होगा, ये होगा टी डब्ल्यू माइनस 80/2। टी डब्ल्यू कितना 100 माइनस 80/2 कितना आएगा, 20/2, 10 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्या मिलने वाला है, ओनली वाटर, ओनली वाटर। आंसर आ गया फर्स्ट। कोई लेना देना नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, देखो कोई लेना देना नहीं। आइस वाटर में तो मैं छक्का मारूंगा, देखो आइस वाटर आ गया ना, तो सीधे फाइनल टेम्परेचर बोलेंगे। अब फाइनल अमाउंट भी बोल दो, फाइनल अमाउंट बोले तो आइस का कितना 0, फाइनल अमाउंट वाटर का बोले तो कितना, वाटर का बोले तो कितना हो गया, ये 10 10 20 ग्राम। लो 20 ग्राम पानी, 0 ग्राम बर्फ, फाइनल अमाउंट भी आ गया। मतलब मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें बराबर अमाउंट देगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें बराबर अमाउंट देगा। अगर मास बराबर है और आइस का टेम्परेचर 0 है तो भैया ये जुगाड़ है अपना, ये जुगाड़, ठीक है। और नहीं तो अगर अलग अलग है तो फॉर्मूला बना ही दिया ना मैंने, और याद रखने का जुगाड़ बता दिया मैंने यार, है ना। एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी डब्ल्यू प्लस एम आइस सी आइस टी आइस माइनस मास ऑफ आइस इंटू एल एफ डिवाइड बाय एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू प्लस एम आइस सी डब्ल्यू। जैसा सेम फेस का फॉर्मूला था उससे 2 डिफरेंस बताए थे मैंने फॉर्मूले, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना भाई, ठीक है। बात पकड़ में आ चुकी है सबको। एक और लो, एक और लो, लो। अब मैं आइज और स्टीम दे रहा हूँ, आइज और स्टीम, फॉर्मूला मत लगाना, आइज स्टीम फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना, है ना। अब जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ फोटो बनाएंगे, फोटो, फोटो बनाओ। देने वाला कौन, स्टीम, लेने वाला कौन, लेने वाला आइस। आइस कहां पर है, आइस 0 पर है ना। और स्टीम कहाँ है, 100 पर। देखो फोटो देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, इसको मिलता तो पहले ये पिघलती, वाटर बनता, है ना। और मिलता तो टेम्परेचर बढ़ता कहाँ तक, 100 तक। और मिलता तो फिर स्टीम बनती, भाई हीटिंग कर्व ऐसे ही बनता ना। अब इनिशियल देखो, इनिशियली स्टीम यहाँ पर है 100 पर, और आइस इनिशियली यहाँ पर है। ये देते हुए इधर आएगा, देते हुए, और ये लेते हुए, ये लेते हुए। ये अगर देते हुए आ रहा है तो ये कितना Q1 देता है, मान लिया ये Q1 देता है तो कितना बोलेंगे, मास ऑफ स्टीम इंटू 540। भैया सॉल्व करें तो कितना आ गया, 1080 कैलोरी आ गया। अबे इतना दे सकता है, ये इतना दे सकता है। लेने वाले से पूछो, गरीब से, तेरे को कितना चाहिए, ये बोलेगा पहले तो Q1 दो। Q1 कितना, 10 इंटू 80, 800 दो। बोलो पूछो, देने वाले से पूछो क्या दे सकता है, बोले बहुत दे सकता है, अभी तो और भी दे सकता है। 800 दे दिया, अबे दे दिया 800, उसके बाद भी बचा उसके पास, तो उसके बाद कितना बचा, 800 देने के बाद 380 अभी भी बच रहा है, 380 अभी भी बच रहा है ना। अब ये इसको अगर मैं पूरा 0 से लेकर 100 तक लेके जाता हूँ ना, तो बहुत सारा चाहिए। 0 से लेकर 100 तक लेके आने में 1000 चाहिए, है ही नहीं उसके पास, उसका तो 380 बचा। इसका मतलब ये फाइनल टेम्परेचर यहाँ कहीं होगा, ये फाइनली ये देते देते यहाँ तक पहुंच जाएगा, और ये लेते लेते यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब ये Q1 बोले, इसको Q2 बोल दो, ये Q3 बोल दो, और ये Q4 बोल दो। हीट गेन और हीट लॉस कर रहा हूं मैं, है ना। Q2 कितना सा,
है ना, मैं कर रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन। लॉस कितना साहब, पहले हुआ Q1, फिर हुआ Q2, गेन कितना हुआ Q3 और Q4, है ना। कि Q1 और Q3 तो तुम निकाल चुके हो, Q4 भी बोलो। Q4 बोलेंगे तो मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होगा T फाइनल माइनस 0। Q2 बोलो, ये होगा मास ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होगा T फाइनल माइनस 100, है ना, या सॉरी 100 माइनस T फाइनल। मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है अपने को, मैग्नीट्यूड लेना है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। ये 100 माइनस T फाइनल, अब बराबर कर दो साहब, लिया दिया बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ये लिया और दिया बराबर करो, है ना। ये फोटो से देख के पता लग गया साहब कि कौन कहाँ मिलने वाला है भैया। ये देते हुए यहाँ तक आ जाएगा और वो लेते हुए यहाँ तक आ जाएगा। सॉल्व करो। Q1 कितना, Q1 है 800, Q2 कितना साहब, ये 10T फाइनल, Q3 कितना साहब 1080, और ये कितना साहब, ये हो गया आपके पास 2 × 100 माइनस T फाइनल। सॉल्व करो, सॉल्व करो, है ना। ये यहाँ से और सिंप्लीफाई करें, ये 2 टाइम्स ऑफ T फाइनल इधर ले आएंगे तो 12 टाइम्स ऑफ T फाइनल बराबर 1080 प्लस 200 माइनस 800, तो T फाइनल कितना आ गया, ये आ गया आपके पास कितना, 600 माइनस करें तो ये डिवाइड बाय 12 और कर दो, ये आता है ना 1280 माइनस 800, तो 480 डिवाइड बाय 12, 480 डिवाइड बाय 12, ये सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, 40। अब 40 पर ओनली वाटर मिलेगा, बर्फ तो मिलेगी नहीं। अब 40 पे बर्फ मिल सकती है क्या, 40 पे तो सिर्फ पानी मिलेगा। ठीक है, ये आंसर तो फर्स्ट आ गया, लेकिन फाइनल अमाउंट भी बता देना अपन। फाइनल अमाउंट ऑफ स्टीम अगर मैं बोलता हूं तो भैया 0, कुछ नहीं बचा। फाइनल अमाउंट ऑफ आइस बोलता हूं तो भैया वो भी 0, बर्फ बची ही नहीं। जिन दो को मिलाया था वो तो गायब हो गए, क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर कितना मिलेगा, 12 ग्राम, 12 ग्राम, 12 ग्राम पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये फोटो बना लिया करो, फोटो, ये फोटो बना लोगे ना तो दिख जाएगा वो हाई वाला दे रहा है, लो वाला ले रहा है, वो देते हुए किस रास्ते पे आएगा, ये लेते हुए किस रास्ते में आएगा। मिलेंगे तो रास्ते में, अरे मिलेंगे तो कहीं रास्ते में ही ना। वो डाटा देख के तुम बता दोगे कहाँ मिलने वाले, समझ रहे हो। बर्फ पानी में तो अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो बर्फ पानी का तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो उसके लिए भी ये तरीका है, बर्फ और पानी का भी यही तरीका है। बस फॉर्मूले से क्या होता है, जल्दी से टेम्परेचर आ जाता है। चलो आओ साहब, एक और करो, एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो, एक और लो साहब। ये बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड स्लोली 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम सॉरी 1400 ग्राम ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर है 100, उसमें स्टीम ऐड कर रहे हैं साहब। बोल रहा है कब तक, जब तक टेम्परेचर 80 ना हो जाए। तो बोल रहा है बताओ कितनी स्टीम ऐड करिए। सोचो, मिक्सचर है साहब, ये पानी, पानी के अंदर क्या मिला रहे हो, पानी के अंदर स्टीम मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, और फाइनल टेम्परेचर क्या बोल रहा है, ये फाइनल टेम्परेचर बोल रहा है 80 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पर पानी था साहब शुरू में, वाटर लेते लेते कहां तक पहुंचेगा, ये पानी का इनिशियल टेम्परेचर 16 था, ये लेते लेते कहां तक पहुंचेगा, ये भैया लेते लेते पहुंच जाएगा कहां तक, 80 तक। और वो जो स्टीम थी ना, स्टीम जो 100 पर स्टीम थी, भैया वो देते देते 80 तक पहुंचेगी। तो स्टीम अगर पहले देगा तो क्या बनेगा, स्टीम देगा ना अगर पहले, तो भैया पहले पानी बनेगा, कितने का, 100 वाला। फिर वो पानी देते देते कहां पहुंचेगा, 80 पर। मतलब मैं अगर तुम्हें फोटो बना के दिखाऊं, मैं फोटो बना के दिखाऊं, देखो मैं हीट और टेम्परेचर का फोटो बनाऊं, तो फोटो से तुम्हें सारी कंडीशन पता लग जाएगी। पहले पानी 16 पे था, है ना, ये पानी 16 पे था और स्टीम यहाँ था, ये स्टीम 100 पे था, ये 100 पे था। तो ये देगा पहले ये, फिर फाइनली यहाँ में यहाँ आके मिलेंगे ये फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर, ये भैया इतना लॉस कर रहा है ये Q1, ये Q2, और ये गेन कर रहा है Q3। लॉस और गेन को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लॉस और गेन को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर इन्होंने दे ही दिया, इन्होंने T फाइनल आपको दे दिया 80। ठीक है, आ जाओ साहब, गेन किसने किया, गेन पानी ने किया, कितना किया, ये किया साहब Q1, है ना, सॉरी फोटो के अकॉर्डिंग बताएं तो गेन कितना किया, सिर्फ Q3। और ये कितना लॉस कर रहा है, ये लॉस कर रहा है Q1 और Q2।
तो बराबर करो, बराबर करो। Q1 प्लस Q2 बराबर Q3। Q1 कितना? मास ऑफ स्टीम इंटू 540। Q2 कितना? मास ऑफ स्टीम इंटू 1। टेम्परेचर डिफरेंस कितना? ये है साहब 80। ये होगा 100 माइनस 80 तो 20 हो जाएगा, 20 है ना। Q3 कितना? Q3 साहब आ रहा है 16 से लेकर के 80 तक। 16 से लेकर 80 तक, तो हम क्या बोले साहब, यहां से मास ऑफ वाटर कितना है 1400, स्पेसिफिक हीट 1, 80 माइनस कितना 16, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। स्टीम की क्वांटिटी आ गई। यहां से सॉल्व करें, स्टीम की क्वांटिटी आ रही है 160 ग्राम। 160 ग्राम मतलब सीधे लिया और दिया किया मैंने तुम्हारे सामने। एक ले रहा है, एक दे रहा है। कौन ले रहा है कौन दे रहा है वो फोटो बना के देख लो। हाई वाला देगा, लो वाला लेगा। कहाँ मिलेंगे वो तो बता दिया उसने, 80 पे आके मिलेंगे। मतलब स्टीम देते देते 80 पे आ गया और वाटर लेते लेते 80 पे आ गया। तो वाटर ने कितना लिया 16 से 80 तक, कितना लिया? ये 16 से 80 तक कितना लिया? स्टीम ने कितना दिया? पहले m इंटू एल वी, उसके बाद m इंटू एस इंटू डी टी। ये बराबर कर दिया आंसर। आई थिंक कंसेप्ट पकड़ में आ गया सब। अरे फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे? आज तक अपने जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो सेम फेज वाला कल कराया था जी मैंने। कल जो मैंने सेम फेज कराया था ना वो क्वेश्चन आया। और एक बार बर्फ और पानी का आया, बस बस एक बार, है ना। और वो भी मैंने जो जुगाड़ बताया ना उससे हो जाएगा, जो मैंने ट्रिक बताई ना उसी से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी अपन ने प्रैक्टिस कर ली साहब। जितने तरह के बनते हैं बने सब प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा 160 ग्राम। अब थोड़ा सा एक गीजर वीजर वाले प्रॉब्लम बता दूं साहब। ये पावर वावर के फंडे आते हैं थोड़े से, है ना। फाइनल टेम्परेचर पूछेगा, फाइन पावर पावर देगा आपको। भाई घर पे गीजर देखा ना तुमने अपन? गीजर में बिजली खर्च करते हो, वो गर्म करता है साहब, पावर कुछ खर्च करता है, पावर कंजम्पशन होता है ना। अब पावर तुम जानते हो साहब, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर वर्क डन पर यूनिट है, और वर्क किस में जा रहा है? हीट में जा रहा है। और हीट क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज करेगा। भाई घर का जो तुम्हारा गीजर है वो क्या करता है? वो स्टीम थोड़ी बनाता है, वो पानी गर्म करता है ना। उसके बाद ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ हो जाती है। तो क्या करना है? हीट का फॉर्मूला लेना है एमसी डेल्टी। देखो देखो, ये आया अंदर ठंडा पानी, बाहर निकला गर्म पानी। ये देखो बिजली खर्च हो रही है। ये पावर हमने प्लग लगा दिया साहब। ये आया तो क्या? ठंडा। बाहर निकला क्या? गर्म, है ना। अब इसको पावर बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट है। वर्क किस में जा रहा है? हीट में। हीट क्या कर रहा है? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला क्या है? एमएस डेल्टी, है ना। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा साहब, ये एमएस डेल्टी अपॉन टाइम। एक चीज याद रखना, उधर वो स्पेसिफिक हीट पानी की रखोगे तुम कैलोरी में, है ना। और इधर इधर तुम बोलोगे पावर आ रही है वॉट में। तो कैलोरी पर सेकंड वॉट नहीं होती, उसको जूल में बदलना पड़ेगा, जूल में। तो देखो 4.2, समझ रहे हो ना। ये 4.2 का चक्कर बता चुका हूँ। ये 4.2 का चक्कर अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो जूल को कैलोरी, कैलोरी को जूल में बदलना। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन से बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी पर। ये एम बाई टी समझ ही गए, मास फ्लो रेट, किस रेट से वहां पानी आ रहा है, किस रेट से जा रहा है ना। ये तो तुम्हें पता है, आने वाली रेट बराबर जाने वाली रेट। अब एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिस रेट से आता है उसी रेट से जाता है ना। आएगा नहीं तो जाएगा भी नहीं। चलो आओ साहब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। बोले कोटा के हॉस्टल वाले गीजर ऑटोमेटिक कफ कट नहीं होते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक कट नहीं होते वो, तो बेटा फिर तो बिजली का बिल तुम्हारा ज्यादा आएगा। अगर तुम बंद करना भूल गए तो बिजली का बिल ज्यादा, समझ रहे हो। आ जाओ। बोले 13 रुपए पर यूनिट लिया जाता है। ठीक है, मैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आ जाओ वापस आओ। ठीक है, अभी तुम अपने अपने कमेंट शुरू कर दोगे यहाँ पर, है ना। बोले बच्चे कोटा में स्ट्रगल सीख जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में स्ट्रगल है, और स्टूडेंट लाइफ में ये यही समय होता है, तैयारी से लेके कॉलेज तक का। इसी में आदमी जितनी स्ट्रगल से अपने आप को डेवलप करता है ना, जिंदगी उतनी बढ़िया बीतती है उसकी। इन दिनों में अगर स्ट्रगल नहीं करेगा तो जिंदगी भर दुखी रहेगा, बाद में स्ट्रगल करेगा वो। ये लाइफ तैयारी वाले समय और पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई वाला समय, इस समय अगर तुमने बढ़िया स्ट्रगल कर लिया तो आगे जिंदगी सेट हो जाएगी, सेफ रहोगे। और इस समय नहीं किया तो फिर जिंदगी भर स्ट्रगल चलता रहेगा, है ना। बोले अपना सपना है डॉक्टर बनने का। आ, क्या लिखा है इसमें? चलो चलो, मैं भी भटक जाता हूँ तुम्हारी बातें सुन सुन के। आ जाओ इधर, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ।
कुछ बच्चे टूट पड़े क्वेश्चन पे, करने लगे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे, क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। बोला गीजर की पावर इतनी है, 4.2 किलोवाट का गीजर है ना। ये क्या कर रहा है साहब, पानी हैज वाटर इनलेट दिस, ये आ रहा है साहब, और ये बोल रहा है कि बताओ कितने से बाहर निकलेगा। ये आउट, टी आउट आपसे पूछ रहा है, और एम बाई टी रेट दिया हुआ है, एम बाई टी दिया हुआ है 100 ग्राम पर सेकेंड। अब आपको पता है पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क किस में जा रहा है, हीट में। हीट क्या कर रहा है, टेम्परेचर चेंज। ये एम सी डेल टी अपॉन टी, तो ये डेल टी क्या बोलेंगे, पावर इंटू टाइम अपॉन एम इंटू एस। ये बोलोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब डाटा रखते समय यूनिट का ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। ये यूनिट अगर तुमने नहीं देखी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। वो पावर दे रखी वॉट में, और स्पेसिफिक हीट ये तुम रखोगे कैलोरी में, तो बदलना पड़ेगा साहब, है ना। टेम्परेचर इनिशियल था 10, पावर 4200 वॉट यानी जूल पर सेकेंड। इसको कैलोरी में बदल दूं, इसको कैलोरी में बदल दूं, जूल को कैलोरी में बदल दूं, जूल को कैलोरी में बदल दो, स्पेसिफिक हीट भी कैलोरी में रख देना, मास भी ग्राम में रख देना, टाइम भी सेकंड में रख देना, मजे आ जाएंगे। कैलकुलेशन आसान जाएगी, तीन तीन को बदलने की जगह एक को बदल दो ना यार। तो तुम्हें बता चुका हूँ, 1 कैलोरी बराबर कितना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना, 1/4.2 कैलोरी। लो, इसको मैं 4.2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये कैलोरी बन गया, कैलोरी। टाइम कितना, टाइम एम बाई टी दिया हुआ है, एम बाई टी, ये लो एम बाई टी, इसको यहीं पे एम अपॉन टी नीचे रख दो, 100 ग्राम पर सेकेंड, है ना। अच्छा, ये ऊपर पावर कैलोरी पर सेकेंड बन चुका है, ऊपर पावर कैलोरी पर सेकेंड बन चुका है, वॉट था ना। और स्पेसिफिक हीट कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कैलोरी कैंसिल, है ना, पर सेकेंड कैंसिल, वो ग्राम कैंसिल, आंसर डिग्री सेल्सियस। कितना बनता है साहब, 10 प्लस ये 100 से 100 कैंसिल, ये 10 20 आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है ना भाई। थोड़ा सा मतलब यूनिट का ध्यान रख लेना यार, ये गड़बड़ यूनिट में करते हैं बच्चे, डाटा उठा के सीधे रख देते हैं, सीधे कंसेप्ट पकड़ लेते हैं, है ना। बस ये थोड़ा यूनिट का ध्यान रख लेना। चलो आ जाओ साहब, अगले पे आओ, अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, ग्रीजर हो गया। एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है चैप्टर में, ये कंसेप्ट बता दूं मैं, क्या होता है। हालांकि कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एनसीईआरटी में है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट दिया हुआ है, आधा पेज करीब दिया हुआ है इस कंसेप्ट पर, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो सुनना कैसे पता लगाना है। इसके लिए क्या है, फेज इंडिकेटिंग कर्व को हम देखते हैं। ये फेज इंडिकेटिंग कर्व क्या होता है, पीटी कर्व होता है, प्रेशर टेम्परेचर कर्व। क्या करना होता है, उसका स्लोप देखना होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ पीटी कर्व, ये पीटी कर्व को ही बोलते हैं फेज इंडिकेटिंग कर्व। ठीक है, यही कहलाता है फेज इंडिकेटिंग कर्व। ठीक है, अब स्लोप क्या बोलते हो, स्लोप मैथमेटिकली बोलते हो डी वाई बाई डी एक्स। इसका स्लोप क्या बोलोगे, डी वाई बाई डी एक्स। और वाई एक्सेस पे क्या रख रहे हो, प्रेशर। एक्स एक्सेस पे क्या रख रहे हो, टेम्परेचर। तो स्लोप बोलेंगे डीपी अपॉन डी टी। सुनना मेरी बात ढंग से, मैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट समझाने जा रहा हूं तुम्हें, है ना। क्या करना है आपको, स्लोप देखना है। किसका स्लोप, पीटी कर्व का। पीटी कर्व क्या होता है, फेज इंडिकेटिंग कर्व, है ना, जो फेज को इंडिकेट करता है, सॉलिड कहाँ है, लिक्विड कहाँ है, गैस कहाँ है। अब इसमें डीपी अपॉन डीटी को अगर मैं चेक करता हूं, डीपी अपॉन डीटी पॉजिटिव आता है, सोच के देखो। अगर मैं बोलता हूं कि साहब स्लोप पॉजिटिव आता है, ये डीपी अपॉन डीटी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, बड़ा आसान मतलब है कि भैया डीपी पॉजिटिव है तो डीटी भी पॉजिटिव है, डीपी पॉजिटिव तो डीटी भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भैया प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो ना तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अगर प्रेशर घटा रहे हो तो टेम्परेचर भी घट रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, अगर डीपी पॉजिटिव तो डीटी भी पॉजिटिव, और डीपी पॉजिटिव तो डीटी भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सब, है ना। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, एक बच्चा लिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात। मैं कोई आइसोमेट्रिक प्रोसेस नहीं बता रहा,
मैं किसी गैस की बात नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर चार्ल्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गैलुसेक लॉ वी पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, मैंने नहीं बोला, मैंने कहीं नहीं बोला पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, मैं बोल ही नहीं रहा पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, कौन सा टेम्परेचर? अगर ये पीटी कर्व मेल्टिंग कर्व का स्लोप है ना तो मेल्टिंग पॉइंट, और अगर ये बॉइलिंग कर्व का स्लोप है तो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो भी फेज इंडिकेटिंग कर्व होगा। ठीक है, अच्छा मैं बोलता हूँ कि स्लोप नेगेटिव आया, स्लोप नेगेटिव आया, अब मतलब बताओ मुझे, अगर स्लोप नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है कि डीपी पॉजिटिव है तो भैया डीटी नेगेटिव होगा, और अगर डीपी नेगेटिव है तो भैया डीटी पॉजिटिव होगा। वे उल्टा होगा ना, उल्टा होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, और प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सिंपल फंडा बता रहा हूँ साहब कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि भैया प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, रुको अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने एनसीईआरटी में दो हैं, एक दिया हुआ है साहब ये फेज इंडिकेटिंग कर्व ऑफ वाटर, है ना, ये वाटर का पीटी कर्व दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है पीटी कर्व ऑफ वाटर, इसमें ये कर्व ऐसा बनता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, प्रैक्टिकल कर्व है, ऐसा बनता है। इसमें बता दूं मैं आपको, यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको आइस मिलेगी साहब, मतलब लिक्विड जो वाटर है ना सॉलिड स्टेट में मिलेगा, इस रीजन में लिक्विड, लिक्विड मतलब यहाँ वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा, और यहाँ गैस, गैस का मतलब ये वेपर मिलेगी, स्टीम मिलेगी, समझ रहे हो? ठीक है, इस रीजन में आपको वेपर मिलेगा, इसमें आइस मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। सुनना मेरी बात, ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये कर्व जो डिफाइन है ना, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लिख रहा हूँ मैं, जो मैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में लिख रहा हूँ, इस कर्व को बोलते हैं साहब मेल्टिंग कर्व, ये कहलाता है मेल्टिंग कर्व। ये जो लिक्विड और वेपर के बीच में कर्व लिख रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, ये वेपराइजेशन कर्व, ये होता है वेपराइजेशन कर्व। अच्छा, सॉलिड और वेपर के बीच में जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, ये कहलाता है सब्लिमेशन कर्व। सुनना, मैं बता रहा हूं आपको, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो कर्व आएगा वो सब्लिमेशन, सॉलिड और लिक्विड के बीच में मेल्टिंग, लिक्विड और वेपर के बीच में है वेपोराइजेशन कर्व। अच्छा, इधर ओनली सॉलिड मिलेगा, इधर इस रीजन में ओनली लिक्विड मिलेगा, इस रीजन में ओनली गैस मिलेगा, समझ पा रहे हो ना रीजन? ये वाला पूरा रीजन गैस मिलने वाला है, ये वाला पूरा रीजन लिक्विड मिलने वाला है, ये वाले पूरे रीजन में क्या मिलने वाला है, सॉलिड मिलने वाला है ना। अब बीच में एक रीजन ऐसा आ रहा है जहां पे तीनों कॉन्साइड कर रहे हैं, एक रीजन ऐसा आ रहा है जहां तीनों कॉन्साइड करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। ये देखो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों कॉन्साइड करते हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जहां पर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों कॉन्साइड करेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट। भैया दो कॉन्साइड करते हैं तो डबल पॉइंट बोलते हैं ना, ये तीन तीन सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, तीनों स्टेट कॉन्साइड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये मैं फोटो बना रहा हूँ वाटर का, दुनिया के सारे सारे मटेरियल का नहीं है, ये फोटो है वाटर का। तो आपको बता दूं वाटर का ट्रिपल पॉइंट आता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इंफॉर्मेटिक है, ये आता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जहां पर तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस कॉन्साइड करेगा, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, मतलब सीधे सीधे बोले तो 273.16 कैलोरी। ये पहले बता चुका हूं मैं आपको, मैंने बताया था जब जब टेम्परेचर के बारे में बात की थी अपन ने, मैंने जब तुम्हें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताया था, मैंने बताया था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। मैंने वहीं पे बताया था कि ट्रिपल पॉइंट एक अलग चीज होती है, ये देखो क्या होती है, जहां पर सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, कॉन्साइड कर जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट से थोड़ा सा भी प्रेशर बताओगे या थोड़ा सा भी टेम्परेचर बदलोगे तो भैया स्टेट बदल जाएगी, फिर तीनों नहीं रहेंगे, फिर तीनों नहीं रहेंगे। इस पॉइंट से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बदल दो या प्रेशर बदल दो तो फिर तीनों नहीं मिलने वाले, तीनों सिर्फ यही मिलेंगे, यही मिलेंगे। और इस समय ये जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। ठीक है, ये होता है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक में लिखा हुआ है 61, है ना, इसको एमएम ऑफ एचजी कॉलम में बदल सकते हैं, इसको मिलीमीटर ऑफ एचजी कॉलम में भी बदल सकते हैं। ठीक है, चलो काम की बात पे लौटो, काम की बात, मुझे फटाफट देख के बताओ मेल्टिंग कर्व का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, है ना, मेल्टिंग कर्व का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, काम की बात पे लौटे, फटाफट आओ, मेल्टिंग कर्व का स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? सबको दिख रहा है नेगेटिव, सबको दिख रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना दिखाओ, अरे कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना दिखाओ, सबको दिख गया, मेल्टिंग कर्व का स्लोप नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव का मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया प्रेशर बढ़ाओगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, और प्रेशर घटाओगे ना, प्रेशर घटाओगे
तो भैया मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट है तुम्हारे सामने, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और प्रेशर घटाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मैं आपको बोल दूं, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, नॉर्मली अगर मैं तुमसे अभी पूछूंगा ना कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना, तुम आंसर दोगे 0। मैं अगर तुमसे पूछूं ना मेल्टिंग पॉइंट कितना, तुम आंसर बोलोगे 0, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट कितना, तुम आंसर बोलोगे 100। तो कान खोल के सुन लो ये बात, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ये तुमने जो रट रखा है ना आंसर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये सही रटो, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो है 0, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 है ना। अब रुको, मैं बोलता हूँ कि प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा करूंगा, मैं बोलता हूँ कि प्रेशर मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक, तो बताओ साहब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पानी का मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, 0 से कम। पानी जो 0 पे जमता था ना, वो 0 से कम पे जमेगा। प्रेशर बढ़ा दिया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 से कम हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक करता हूँ, प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर को कम करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, पहाड़ी इलाके वहां पर आपको 2-3 डिग्री सेल्सियस से बर्फ मिल जाती है। वहां 2-3 डिग्री सेल्सियस से बर्फ जम जाती है, कारण तुम्हारे सामने कि भैया प्रेशर पहाड़ी इलाकों में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम है। जहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम होगा ना, वहां फ्रीजिंग पॉइंट 0 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस से बर्फ जम गई, कारण तुम्हारे सामने कि उसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट बदल गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, चलो मैं और बताऊं साहब। अब ये इस वेपराइजेशन कर्व को बताओ फटाफट, वेपराइजेशन कर्व को देख के बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वेपराइजेशन कर्व का स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, सबको दिख रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब बढ़ाने पे बढ़ेगा और घटाने पे घटेगा। क्या, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब रुको रुको रुको, मैं बोलता हूँ कि साहब प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा करूंगा। मुझे बताओ, प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा करूंगा, प्रेशर का वैल्यू में 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा, बोलो बॉइलिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मोर देन 100। और अगर ये 1 से कम करोगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 हो जाएगा। तो भैया पानी के लिए मैंने एग्जांपल दे दिया, पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सुन लो। अब मैं एग्जांपल बताऊंगा, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल बताऊंगा, पहले इफेक्ट तो सुन लो कि भैया अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो बॉइलिंग पॉइंट 100, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम, मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 से कम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 से ज्यादा। कंसेप्ट पकड़ में आ गया साहब। ठीक है, ये कंसेप्ट पकड़ में आ गया। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देने वाला हूं, सुन लो। पहाड़ी इलाकों में बोलते हैं साहब दाल आसानी से नहीं गलती, पहाड़ी इलाकों में दाल आसानी से नहीं गलती। ये मैं कोई मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये कोई हिंदी का मुहावरा नहीं बोल रहा हूँ कि दाल आसानी से नहीं गलती। मैं वास्तव में बात कर रहा हूँ, वास्तव में खाना बनाने की बात कर रहा हूँ भाई। अगर तुमने खाना बनाया हो घर पे, तो तुमने देखा हो दाल को प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगाई जाती है ना भाई। मैं आपको बता दूं पानी में क्यों डालते हैं, पानी में ही क्यों डालते हैं, पानी में डाल के ही दाल क्यों पकाते हैं, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट जितने भी लिक्विड है ना उनमें सबसे ज्यादा है, जितने भी लिक्विड है उनमें उनमें पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है और आसानी से मिलता है, इजीली अवेलेबल है ना। होगा क्या, है ना, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा तो दाल को ज्यादा हीट मिलेगी, और दाल को ज्यादा हीट मिलेगी तो दाल गल जाएगी। मैं दाल पकाना सिखा रहा हूँ तुम्हें, है ना, दाल पकाने की बात कर रहा हूँ मैं। दाल को हीट कौन देगा, पानी एब्जॉर्व करेगा, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, ज्यादा एब्जॉर्व करेगा तो दाल को ज्यादा हीट मिलेगी, जल्दी गलेगी। एक एक बेनिफिट और है इसका, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जल्दी से वेपर में बदल जाता है, गायब भी होता है ना। अब अपना काम करके गायब हो जाए तो इससे अच्छा दुनिया में और कौन हो सकता है, कि चुपचाप अपना काम किया और चला गया, है ना, किसी को कुछ नहीं बोला, इससे अच्छा और कौन हो सकता है। पानी क्या करता है, हीट लेता है ज्यादा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक से कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, है ना, 80 के आसपास पहुंच जाता है। अब सोचो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 80 हो गया, तो भैया ये तो 80 पे गायब हो जाएगा। और पानी अगर 80 पे गायब हो गया, दाल पकने से पहले गायब हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अबे दाल पकाता था यार, भाई 80 पे गायब हो जाएगा तो दाल पकी नहीं पाएगी ना। तो इसलिए बोलते हैं पहाड़ी इलाकों में दाल आसानी से नहीं गलती। कारण क्या है, कारण है कि लो प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है,
लो प्रेशर की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 80 हो जाता है, इसलिए वहां दाल आसानी से नहीं बनती। अच्छा, इसलिए अपन प्रेशर कुकर को यूज करते हैं, इसीलिए अपन प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होगा, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर हाई हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 200-300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। देखो ना, देखो प्रेशर कुकर में हो जाएगा मोर देन 2 एटमॉस्फेरिक, है ना, दो क्या, दो मैं कह रहा हूँ, एक क्या, मान लो 10-12 एटमॉस्फेरिक पहुंच जाता है ना। अब सोचो ना, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 200 हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लिया पानी का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 300 तक तो पानी वेपर में बदल ही नहीं रहा, और 300 तक पानी वेपर में नहीं बदल रहा, तो भैया दाल गल जाएगी। दाल गलाने का काम कौन करता है, पानी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज्यादा ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा, दाल गलेगी। समझ रहे हो ना, घर वाले कई बार बाहर जाते हैं तो अपने को बोल के जाते हैं कि भैया 2 सीटी के बाद कुकर बंद कर देना, गैस बंद कर देना। वो कारण तुम्हारे सामने, कि 2 सीटी में दाल गल जाती है, और ज्यादा सीटियां लगा दो ना, दाल बिल्कुल पानी हो जाती है। समझ रहे हो, कि पानी तो वेपर में बदलेगा नहीं, पानी तो वेपर में बदलेगा नहीं, पानी तो वेपर में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है उसका, गलती हो जाती है। कई बार अपन अपने अपने में मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं गैस बंद करना, फिर बाद में गालियां पड़ती हैं घर वालों की। समझ रहे हो ना, अगर घर पे रहे हो तो मेरी बात समझ सकते हो तुम। तो कुल मिला के आ जाओ साहब, ठीक है। हाँ, इसको, इस बेचारे को तो मम्मी की चप्पल पड़ती है भाई को। एक बोल रहा है भाई मम्मी की चप्पल पड़ती है, ठीक है। एक बोल रहा नहीं नहीं सर, समझ गया, मैं तो समझ गया। चलो, ठीक है। ठीक है। तो भाई, मैं वापस से बोल दूं, पानी के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर प्रेशर एक बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, और प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अबे इधर इधर इधर, अब एक बच्चा बोला सर आपके साथ तो बहुत बार हुआ होगा। अच्छा, मतलब मैं तुझे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ तो तुझे लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ही हुआ। प्रैक्टिकल आदमी हूँ भाई, मैं भी धरती का ही प्राणी हूँ, ठीक है। मैं भी धरती का ही प्राणी हूँ, सब कुछ देखा हुआ है मैंने भी। और ऐसा नहीं कि जो जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ मेरे साथ ही हुआ होगा, ठीक है। आओ आओ, वापस लौटो। क्या होता है कई बार जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं घर पे, तो पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो काम देके जाते हैं कि बेटा वो 2 सीटी आए तो बंद कर देना, और पढ़ाई में मस्त हो जाते हैं। अब पढ़ाई बोलो या मोबाइल बोलो, है ना, आजकल तो मोबाइल मोबाइल में मस्त हो जाते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, मोबाइल देखते देखते बच्चे कहीं खो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, कहीं चैटिंग करने लग जाते हैं। समझ रहे हो ना, तो खतरनाक चीज है ये। आ जाओ, वापस लौटो। मैं कुछ एग्जांपल और दे दूं, कुछ एग्जांपल और दे दूं, रुको रुको। मैंने पहाड़ी इलाकों का एग्जांपल दिया, दाल पकने का। मैंने प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया। मैं और बोलता हूँ, तुमने वो कभी सुना हो, तो मौसम की न्यूज सुनी हो, अगर वेदर वाली न्यूज सुनी हो तुमने, तो वो मौसम की जानकारी वाले बोलते हैं, बोले कम दबाव के इलाके हैं, बारिश होने की संभावना है, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हो अगर तुमने मौसम की न्यूज सुनी। हालांकि क्या न्यूज व्यूज तो सुनते ही नहीं है, और मौसम की न्यूज कौन सुनता है ना, आजकल तो कोई सुनते ही नहीं है। तो बेचारों को मौसम की न्यूज सुनाने के लिए कुछ अच्छा सा दिखने वाले लोग खड़े करने पड़ते हैं, है ना। मौसम की न्यूज के लिए भी मतलब महिलाएं आती हैं आजकल। चलो, मैं मेरी बात का मतलब समझा दूं तुम्हें, कि ये कम दबाव के इलाके हैं, ओले गिरने की संभावना है, ऐसा क्यों बोलते हैं। इस कर्व को देखो, इस फोटो को देखो, इस फोटो को ढंग से देखो। देखो यहाँ प्रेशर क्या है, ये है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। मैं आपको बता दूं, ये 1 एटमॉस्फेरिक से कम ही होता है। 1 एटमॉस्फेरिक तो ऊपर है, देखो ये 1 एटमॉस्फेरिक ऊपर। अब 1 एटमॉस्फेरिक पे तुमने क्या बोला, 1 एटमॉस्फेरिक बोला कि साहब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट 0 है। और तुमने बोला कि देखो 1 एटमॉस्फेरिक पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट आपने बोला साहब, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 है। ये तो समझ में आ गई बात, बढ़ाने पे घटाने पे क्या होता है ये भी समझ गए। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं, देखो अगर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से नीचे है, कम है, देखो देखो फोटो को देखो, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम है, तो ऐसे केस में गैस का टेम्परेचर कम करोगे ना, सीधे सॉलिड बन जाएगा। सीधे वेपर किस में बदलेगा, सॉलिड में बदलेगा। देखो देखो फोटो देखो, इस फोटो में प्रेशर अगर मैं बोलता हूँ ट्रिपल पॉइंट के नीचे है ना, तो ऐसे केस में अगर मौसम ठंडा होने लगा, तो टेम्परेचर कम होने लगा, तो जो गैस है ना, वेपर है, वो सीधे किस में बदलेगी, सॉलिड में। यानी डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाएगा, डायरेक्ट सब्लिमेशन का रिवर्स हो जाएगा। हॉर फ्रॉस्ट बोलते हैं इस प्रोसेस को, प्रोसेस का नाम है हॉर फ्रॉस्ट। यानी आसान भाषा में बोलूं तो स्नोफॉल, बर्फबारी होना। ये पहाड़ी इलाकों में मिलती है बर्फबारी। क्या होता है, ऊपर बादल जो है, बादल, उस बादल का प्रेशर, बादल में जो वेपर है, वहां पर प्रेशर का वैल्यू हो गया साहब ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम। अब ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम हो गया, तो जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा ना, वो वेपर सीधे किस में बदल जाएगी, सॉलिड में।
तो भैया ये मौसम की जानकारी वाले ये चीज देखते हैं, ये चीज की प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर इतना है तो बोले बोले ओले गिरेंगे, भाग लो वहां से। अच्छा, ओले अपने रेगिस्तान में भी गिरते हैं, ये राजस्थान में भी, बाड़मेर में भी ओले गिरते हैं, कोटा में भी ओले गिरते हैं। यहाँ कोई पहाड़ी इलाके नहीं है, यहाँ कोई पहाड़ी इलाके नहीं है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ ऊपर वो जो बादल था, वो बादल पूरा का पूरा बर्फ में बदल गया। क्यों? कारण तुम्हारे सामने, भैया प्रेशर। प्रेशर कम हो, प्रेशर, कोटा में भी ओले गिरते हैं, राजस्थान में, बाड़मेर में, रेगिस्तान में ओले गिरते हैं, है ना। फसल वसल कई बार खराब हो जाती है बेमौसम बरसात से, मुंबई में ओले गिर जाते हैं भाई। तो ये ओले गिरने का फंडा तुम्हारे सामने, ये सब प्रेशर है। प्रेशर देख करके बताते हैं कि कब ओले गिरेंगे। अगर प्रेशर का वैल्यू ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर कम होने पर वेपर सीधे के सीधे बदलती है सॉलिड में। तो ऐसा बादल के साथ हो गया ना, वहां ऊपर बादल में, वेपर में, कि प्रेशर ट्रिपल पॉइंट से कम है, टेम्परेचर कम हो गया, तो भैया वो बादल पूरा बर्फ में बदल जाएगा, ओले गिराने लगेगा। कारण समझ में आ गया ना सर? ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये मैंने किसकी बात करी? ये मैंने बात करी किसके लिए? वाटर के लिए, पीटी कर्व ऑफ वाटर। अब मैं आपको बताऊं साहब, एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और है, पीटी कर्व ऑफ CO2। पीटी कर्व ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पीटी कर्व भी है। तो मैं आपको बताऊं वो कैसा बनता है। ये पीटी कर्व कैसा बनता है? ये भैया पीटी कर्व कुछ ऐसा बनता है, ये CO2 का ऐसा बनता है। यहाँ मिलेगा CO2 सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में, यहाँ मिलेगा CO2 लिक्विड स्टेट में, और यहाँ मिलेगा CO2 वेपर स्टेट में, और यहाँ यहाँ तीनों मिलेंगे। और तुम्हें पता है कि जहां तीनों मिलेंगे वो क्या होगा? वो होगा ट्रिपल पॉइंट। ये होगा साहब ट्रिपल पॉइंट, जहां तीनों मिल जाए वो ट्रिपल पॉइंट। अब ये होता है साहब मेल्टिंग कर्व, ये होगा मेल्टिंग कर्व सॉलिड लिक्विड के बीच में। ये होता है वेपोराइजेशन कर्व। कर्व समझ पा रहे हो ना साहब? ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, अब मैं आपको बता दूं, इस फोटो को देख के फटाफट बताओ, ये मेल्टिंग कर्व बोले या वेपोराइजेशन कर्व बोले, दोनों का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोटो देखो, मेल्टिंग कर्व और वेपोराइजेशन कर्व, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है? दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा ना, तो भैया मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर मैं प्रेशर कम करूंगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। भैया वाटर से उल्टा आ गया थोड़ा, वाटर से उल्टा आ गया। वाटर में क्या होता था? वाटर में बॉइलिंग पॉइंट का आंसर तो यही आता था, बॉइलिंग पॉइंट का आंसर तो ये आता था कि प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर तो उल्टा आता था ना, कि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पे घटता था और प्रेशर घटाने पे क्या होता था? बढ़ता था। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ाने पे सब बढ़ेगा और घटाने पे सब क्या होगा? घटेगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है ना। ये मैंने आइस वाटर का और CO2 का थोड़ा सा अंतर बता दिया। इवन मैं बता दूं आपको कि दुनिया में आइस वाटर ही ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या होता है कि मेल्टिंग प्रोसेस में प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। बाकी जनरली सब में उल्टा होता है, सब में प्रेशर बढ़ाओगे ना तो बढ़ेगा और प्रेशर घटाओगे तो घटेगा। चलो कुल मिला के मुझे एक थ्योरेटिकल बात बताओ, मुझे एक थ्योरेटिकल बात बताओ। मैं किसी मटेरियल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, किसी मटेरियल का नाम नहीं लेता हूँ। मैं तुमसे बोलता हूँ कि साहब कि मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, है ना, और बोथ। क्या बोलोगे साहब? क्या बोलोगे? मैंने मटेरियल का नाम नहीं लिया, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, बढ़ेगा भी सही और घटेगा भी सही। लेकिन मैं बोलूंगी साहब वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? कम होगा। अच्छा मैं तुमसे बोलूं कि साहब एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा दुनिया में कोई और मटेरियल CO2, अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो काम की बात, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट गारंटी से बढ़ेगा। दुनिया का कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें जिसमें प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता हो, है ना। ये तो एक्सेप्शन में वाटर आता है सब हर जगह। तो काम की बात सुन लो, प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं किसी मटेरियल का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साहब ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलें तो हम बोलेंगे मस्ट बी इंक्रीजेस। कंसेप्ट पकड़ में आ गया? मैं दो ही एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो क्या है, क्लेसियस साहब ने एक फॉर्मूला और बना के दिया था, एक क्लेसियस का फॉर्मूला और आता है, उसने तो क्या स्लोप का ही फॉर्मूला बना दिया। क्लेसियस ने तो क्या स्लोप का ही फॉर्मूला बना दिया कि भैया किसी मटेरियल का अगर फेस कन्वर्जन होगा ना, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला बना के दे दिया,
बोला इसको देख के पता लगा लो क्या हो, क्योंकि स्लोप देख के तो अपन बता रहे हैं ना कि बढ़ता है कि घटता है। तो भाई एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है, मैंने दोनों बता दिया। अब कोई और मटेरियल का एग्जांपल अगर बोलो तो बता देता हूँ, बोलो दुनिया के किसी और मटेरियल का एग्जांपल चाहते हो तो बता देता हूँ, वरना ये एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल तो हो गए। बताना है क्या? 2 पर्याप्त है। एनसीईआरटी माई बाप हो चुकी है अपनी, ये कभी आया नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आया कभी, है ना, क्वेश्चन ही नहीं आया, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो भैया कैलोरीमेट्री खत्म हो गया, कैलोरीमेट्री आपका कंप्लीट है ना। अब मैं केटीजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूं, मैं फटाफट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है ना, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हीट की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको, है ना। टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है ना। टेम्परेचर चेंज के लिए हीट दे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज की हीट कैसे निकालें, फेस कन्वर्जन का हीट कैसे निकालें, है ना, लेने पर क्या होता है, देने पर क्या होता है, सब बता दिया मैंने। आज लेना देना भी कर लिया। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैंने बता दिया। अब हम गैस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम गैसेस की बात करेंगे सर, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी साहब, समझ रहे हो ना साहब? ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी, बादल फटना क्या होता है? बादल फट जाता है साहब, कई बार फट जाते हैं, है ना, कई बार बादल फट जाते हैं, प्रलय आ जाती है। जिस स्थान पे बादल फटते हैं वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाती है दुनिया, है ना। वो सारा रोल प्रेशर का ही है सब, सारा रोल प्रेशर का ही है। ठीक है, तो भाई अब नेक्स्ट ले रहे हैं अपन गैस की प्रॉपर्टी केटीजी। रुको रुको रुको, अब मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। हाँ हाँ, हो गया, बस समझ में आ गया। अब मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम सुनते जाओ। देखो, गैसेस के लिए मैं आपको बताऊं, 2 तरह की गैसेस होती है, एक आइडियल और एक रियल। कुछ नहीं बोला जाए ना तो आइडियल है, कुछ नहीं बोला जाए तो गैस कैसी है, आइडियल। तो आइडियल गैस की मैं कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें बताऊंगा, आइडियल गैस के बारे में कुछ बातें मैं तुमसे करूंगा। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि साहब आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट सुन लेना, आइडियल गैस जो होती है ना, उसके मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता। कोई भी अगर आइडियल गैस है तो कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा, समझ रहे हो। दूसरी आइडियल केस क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, है ना। मैंने आपसे बोला कि साहब हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के जितने मॉलिक्यूल होंगे ना सब एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई चपटा होता है, कोई कोई गोला होता है, ऐसा नहीं। सब सब एक जैसे होंगे साहब, सब एक जैसे होंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। अच्छा, हाइड्रोजन गैस के सारे आइडेंटिकल होंगे, ऑक्सीजन के सारे आइडेंटिकल होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तो अलग अलग हो सकते हैं ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग होंगे, समझ रहे हो। मैं कुछ कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, आइडियल बातें बता रहा हूँ, सुन लो। पहली बात बताई कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं होता। दूसरी बात, दूसरी आइडियल बात क्या बताई साहब, कि भैया सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं, कोई भारी नहीं, कोई हल्का नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, समझ गए ना, सारे के सारे एक जैसे। एक गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे। भाई ऐसा नहीं कि भाई टमाटर खरीद के लाए तो कोई टमाटर खराब निकल गया, कोई अच्छा निकल गया, ऐसा नहीं। सब एक जैसे होंगे, सब एक जैसे होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम क्या मानते हैं, ये सॉलिड, रिजिड, है ना, इलास्टिक स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं, है ना। सॉलिड, रिजिड, इलास्टिक, इतनी सारी बातें मैंने बोली, इसका मतलब समझो। सॉलिड, रिजिड, इलास्टिक स्फीयर का मतलब क्या, सुनो और समझो। पहली चीज, अच्छा, सॉलिड, रिजिड, इलास्टिक स्फीयर यानी शेप कैसा मान रहा हूं, शेप बोलते हैं स्फेरिकल। गैस मॉलिक्यूल का शेप माना जाता है स्फेरिकल, और वो भी सॉलिड स्फीयर, है ना, हॉलो नहीं। वो भी कैसा मानते हैं साहब, सॉलिड स्फीयर, है ना। अब रिजिड बोलने का पर्पस क्या है, सुनना। रिजिड बोलने का पर्पस है कि भैया जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, वो आपस में बर्तन में टक्करें करते हैं। तो ऐसे नहीं कि टक्कर हुई, 2 टक्कर हुई और टुकड़े हो गए, बोले 2 के 3 हो गए, बोले 2 आपस में भिड़े, टकराए और 2 के 3 हो गए, 2 के 4 टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं। रिजिड, टक्कर के बाद में वैसा का वैसा रहेगा। 2 थे तो 2 के 2 रहेंगे, 4 थे तो 4 के 4 रहेंगे, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टक्कर से नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं कि टक्कर करवा करवा के तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दोगे, बोले क्यों, बोले टूट गए, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर इनकी टक्करें बढ़ती भी है ना, तो कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात बोली मैंने, इलास्टिक। ये इलास्टिक का मतलब क्या साहब, इलास्टिक का मतलब है कि भैया ये टक्कर इलास्टिक करते हैं, कोई लॉस नहीं करते, लॉस नहीं करते। इलास्टिक कोलिजन में बताया मैंने कि भैया टकराने पर
वेलोसिटी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, कुछ एनर्जी एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन टोटल ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो भैया ये आपस में इलास्टिक कोलिजन करते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि टक्कर के बाद चिपक गए, है ना? चिपक चिपक के बोले गेंद बना दी, है ना? वो रोबोट मूवी होता था ना, छोटे छोटे रोबोट मिलते हैं और बड़ी गेंद बन जाती है ना? वो गेंद दौड़ने लगती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि गैस मॉलिक्यूल मिले, बोले टक्कर करी, चिपक चिपक के बड़ी गेंद बन गई, नहीं बनेगा। सॉलिड, रिजिड, इलास्टिक स्फीयर की तरह काम करेगा और सारे के सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल, है ना? सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ रही है साहब? मैं और बातें बताऊं, सारी आइडियल बातें आज ही करूंगा मैं। चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं आइडियल बातें करूंगा, क्योंकि आज के बाद क्या होगा? कुछ बोलेगा ही नहीं, और नहीं बोलेगा तो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना आइडियल, वो सब यहाँ लागू होंगी। 99% केस में गैस के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, और नहीं बोलेगा तो आइडियल गैस है। और आइडियल गैस का मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें तुम्हें फॉलो करनी है ना? पहली बात, कोई इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन नहीं। दूसरी बात, सारे के सारे आइडेंटिकल है ना? तीसरी बात कि साहब ये सॉलिड, रिजिड, इलास्टिक स्फीयर की तरह बिहेव करता है, मतलब शेप स्फेरिकल है, और स्फेरिकल में भी सॉलिड स्फीयर है ना? टक्कर करते हैं तो दो के तीन नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, चिपकते नहीं। टक्कर करने पे टुकड़े नहीं होंगे, टक्कर करने पे चिपके नहीं। अच्छा, कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगा। गैस का मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराए या गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराए, भैया कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, एक की एनर्जी बढ़ सकती है, एक की घट सकती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कोई लॉस नहीं करेगा। अच्छा, और मैं बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बताऊं। देखो साहब, यहां पर मैं आपको बताऊं, गैस का मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टकराएगा तो इसका प्रेशर निकालना, फोर्स निकालना मैं एनएलएम के जमाने में सिखा चुका हूं। याद करो, एनएलएम में बात कर ली थी अपन ने। गैस का मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार से टक्कर करता है ना? मशीन गन से गोलियां चलाते हैं, वो दीवार पे सरफेस पे टकराती है ना? फोटोन आके सरफेस से टकराते हैं। अरे याद करो, मैंने वहां तुम्हें प्रेशर फोर्स निकालना सिखाया था एनएलएम के जमाने में। तो मैंने ही बताया था, है ना? कोई दूसरा टीचर पढ़ा के जाता तो तुम बोलते नहीं आता, मेरे को नहीं बोल सकते, मैंने ही पढ़ाया था। याद करो, वहां हमने डिस्क को हवा में बैलेंस किया था। मैंने तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस बताई थी तुम्हें। याद करो, याद करो। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में, और बार बार कहा था मैंने, गैस मॉलिक्यूल में बनता है, वहां नहीं कराऊंगा, यहीं करा रहा हूँ। तो एनएलएम में मैंने वो गैस मॉलिक्यूल के क्वेश्चन भी करा दिए थे कि एंगल पे आता था, टकराता था, फोर्स निकाला था, प्रेशर निकाला था। याद आ रहा ना सबको? अब याद आ गया सबको पुरानी बात? चलो वापस लौटो, वापस लौटो। तो ये हम निकालते हैं, गैस का मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन करता है, यानी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान के निकालते हैं। जब भी प्रेशर निकालोगे ना बर्तन की दीवार से, गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा ना, तो हम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान के आंसर निकालेंगे। ये मैं आइडियल बातें बता रहा हूं, मैं आइडियल बातें। सब क्वेश्चन करेंगे अपन, सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रेशर निकालेंगे। तो मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ ना, वो बातें अपन फॉलो करेंगे। चलो मैं कुछ बातें और बोल रहा हूँ, मैं कुछ बातें और बोलता हूँ, ढंग से सुनना सा, ठीक है? यहां पर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता चुका हूं। जहां कोई अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड होता है ना, बाउंडेड होता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। जहां रिपल्सिव फोर्स फील्ड होता है ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जहां कोई फोर्स फील्ड नहीं होता ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। याद आ गया आपको? बताओ, यहाँ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है क्या? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। अच्छा रुको, पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब इस गरीब के पास सिर्फ काइनेटिक होगा और कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल नाम की चीज ही नहीं होगी, है ना? चलो रुको 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 रुको, अगर मैं सॉलिड बोलूं तो क्या सॉलिड में अट्रैक्शन होता है क्या? अरे सॉलिड में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है क्या? अरे सॉलिड में, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, और रियल गैस में भी होता है। तो इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो इन तीनों की इंटर एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होगी, है ना? मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ तुमसे, चैप्टर शुरू होने से पहले छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, आइडियल बातें, है ना? आओ साहब, आओ अब इसको बात, स्लाइड दिखाऊं तुम्हें, स्लाइड दिखाते हुए चलें आगे। तो लो साहब, अगला स्लाइड देखो। सबसे पहले गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो मैं क्या बोलूंगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलूंगा। सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें? सॉलिड में। फिर किसमें? लिक्विड में। फिर किसमें? रियल गैस। और सबसे कम किसमें? आइडियल गैस। कितना? जीरो, होता ही नहीं है, कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बोले, ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं आपसे ऑर्डर बोलूं, तो आपको बता दूं, ये पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सर। अब आप समझ सकते हो, जिसके लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा ना, तो माइनस में जितना ज्यादा मतलब उतना कम होगा, माइनस में जितना ज्यादा उतना कम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में,
उससे ज्यादा रियल गैस, अच्छा सबसे ज्यादा तो आइडियल गैस की हो गई, है ना, जीरो, वो जीरो मैक्सिमम हो गया, फिर नेगेटिव जीरो से कम ही होता है ना साहब। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साहब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात करें, टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे साहब, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सुनना, अगर इंटरनल एनर्जी बोले तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भैया सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने वाली। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, सोचो 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 सोचो, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस सबका टेम्परेचर कांस्टेंट, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम, लेकिन क्या सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या? तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जितनी ज्यादा रखोगे ना, इंटर एनर्जी उतनी कम आएगी। तो मैं आपको बता दूं इंटर एनर्जी का क्रम, इंटर एनर्जी का जो ऑर्डर है, ये सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा आएगी लिक्विड की, उससे ज्यादा आएगी रियल गैस की, और सबसे ज्यादा आएगी आइडियल गैस की। ये भैया इंटरनल एनर्जी का ऑर्डर देख लो। ये यू का मतलब कौन सी एनर्जी, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम। ये कब बोल रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड गैस सबको कंपैरिजन कर दिया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस सबको कंपैरिजन कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रखोगे ना, अब नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसके लिए रखोगे, सॉलिड के लिए, तो सबसे कम इसी का आएगा, है ना। या वैसे भी देख लो ना, काइनेटिक सबका सेम है, पोटेंशियल जिसका कम होगा उसी की तो इंटर एनर्जी कम होगी, सबसे कम सॉलिड का है, इसलिए इंटर एनर्जी सबसे कम सॉलिड। एक बार एम्स में बहुत पहले यहां से क्वेश्चन आया था, बोले 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, बोले किसकी इंटर एनर्जी ज्यादा होगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब सोचो, टेम्परेचर बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, लेकिन एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो बताओ किसकी ज्यादा, सॉलिड की या लिक्विड की, लिक्विड की ज्यादा, लिक्विड की ज्यादा, वाटर की ज्यादा होगी। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैं आपको ये आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आज यही बता रहा हूं तुम्हें कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की अगर मैं इंटर एनर्जी बोलता हूं ना, ये ज्यादा होगी 0 डिग्री सेल्सियस आइस। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई, अरे बात पकड़ में आ रही है भाई, है ना। ये छोटी छोटी बातें मैंने करी। ये इंटर एनर्जी क्या है, अगर टेम्परेचर सेम है तो सबका सेम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम फॉर आइडियल गैस जीरो, मिनिमम फॉर सॉलिड। ये इंटर एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम फॉर आइडियल गैस एंड मिनिमम फॉर सॉलिड, बता ही दिया मैंने, ऑर्डर ही बता दिया तुम, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। आइडियल गैस के लिए मैंने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज, गैस के बेचारे मॉलिक्यूल का खुद का तो कोई वॉल्यूम होता नहीं, गैस के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो गैस का वॉल्यूम क्या मानते हैं, जिस घर में रहेगा उसके बराबर, बर्तन के बराबर, कंटेनर के बराबर, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, है ना, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये बताई दी मैंने प्रॉपर्टी आपको, और देखो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। भाई आइडियल गैस जो है, ये आइडियल किसको बोलते हैं, जो हर कंडीशन में सारे नियम कायदे कानून फॉलो करे। अबे आइडियल किसको बोलते हैं, दुनिया में आइडियल कौन कहलाता है, जो किसी कंडीशन में नियम कायदे कानून ना तोड़े, हर कंडीशन में नियम कायदे कानून फॉलो करे, है ना, उसको आइडियल बोलते हैं। तो भैया ये आइडियल गैस क्या होती है साहब, प्रेशर की, टेम्परेचर की, हर कंडीशन में अपने गैस का लॉ फॉलो करे, गैस के जो लॉ बने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, है ना, गैस के नियम कायदे कानून सब फॉलो करे, गैस की इक्वेशन फॉलो करे, जो हर कंडीशन में गैस इक्वेशन, गैस लॉ फॉलो करे, है ना, चाहे कितना ही दबा लो, कितना ही तपा लो, है ना, प्रेशर कुछ भी कर लो, हाई कर लो, लो कर लो, टेम्परेचर तुम हाई कर लो या लो कर लो, वो आइडियल बनी रहे, गैस के नियम कायदे कानून फॉलो करती रहे, तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है साहब, ये बोल रहा है कि साहब कौन होगी जो हर कंडीशन में गैस इक्वेशन, गैस लॉ फॉलो करेगी, आइडियल होगी, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी तो बताई दी मैंने, आइडियल गैस की जीरो है, तो इसके पास टोटल इंटर एनर्जी क्या होगी, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी। सारे पॉइंट मैंने बोल दिए, जो पॉइंट बोले ना वही लिखे हुए दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट मास मान सकते हैं, पॉइंट मास मानने की थ्योरी पता है ना। अबे चीटी को, गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा, पॉइंट मास मानने की थ्योरी पता है ना, याद है काइनेमेटिक्स में बताई थी, अगर साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो बॉडी पॉइंट मास है। हम तो ट्रेन को पॉइंट मास मान लेते थे, याद करो, ट्रेन कोटा से बॉम्बे एक स्ट्रेट लाइन में चली थी, पॉइंट मास माना था आपने, वो पॉइंट मास की थ्योरी याद आ रही है ना। गैस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास नहीं मानूंगा तो किसको पॉइंट मास मानूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो साहब, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस,
अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, थोड़ा सा आइडियल से हटके हम रियल पे चले, रियल पे चले। रियल गैसेस जो होती है ना, वो हर कंडीशन में नियम कायदे कानून फॉलो नहीं करती, है ना। वास्तविकता में तुम्हें पता है यार, वास्तविकता में पता है कि नियम कायदे कानून फॉलो नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में तो होते हैं ना, है ना। घर वालों के सामने, टीचर के सामने, कहीं ना कहीं तो नियम, कहीं ना कहीं तो अपन आइडियल केस शो करते हैं ना साहब। तो वो इन गैसेस के साथ भी, रियल गैसेस के साथ भी, रियल गैसेस हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो डेंसिटी, है ना। इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। सुन लो साहब, काम की बात सुन लो, ठीक है। देखो, जब हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, लो डेंसिटी होगी ना, तो जो रियल गैसेस है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, मतलब हर कंडीशन में नहीं। ये जो हाई टेम्परेचर होता है ना, इसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ये कहलाता है बॉयल्स टेम्परेचर। मैं इसका वैल्यू बता दूं आपको बॉयल टेम्परेचर का, ये होता है A/RB। ए और बी क्या, वंडरवाल कांस्टेंट आते हैं। इन्फॉर्मेटिव बात है, बता रहा हूँ थोड़ा सा, हालांकि फिजिक्स में नहीं आती है, केमिस्ट्री में आती है तुम्हारे, है ना। लेकिन फिजिक्स में भी एक बार क्या एम्स में पूछ लिया था क्वेश्चन। तो ये बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है जिस टेम्परेचर पर सारे पाप धुल जाए, वो टेम्परेचर जहां पर जाके आइडियल बन जाए, है ना। पहले रियल था, बाद में आइडियल बन गया, वो टेम्परेचर जिसपे आइडियल बन जाए, है ना। ये साधु संन्यासों की तरह व्यवहार करने लगे, मोह माया से परे, कोई अट्रैक्शन नहीं। रियल गैस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है ना, मोह माया होती है। इस टेम्परेचर पे जाके सब खत्म हो जाती है, मतलब आइडियल क्या बन जाता है, आइडियल क्या बन जाता है, आइडियल रियल बन जाता है, रियल गैस क्या बन जाती है, आइडियल बन जाती है। उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा कर दोगे आइडियल बन जाएगा, अच्छा इससे कम रखोगे तो आइडियल नहीं बनेगा, है ना। एक और वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसीबीसी टीसी, याद आ रहा है आपको। अरे वो क्रिटिकल प्रेशर केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पढ़ा केमिस्ट्री में क्रिटिकल प्रेशर। ये क्रिटिकल प्रेशर ये होता है 8/27 A/RB, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। ये पढ़ोगे केमिस्ट्री में, पढ़ोगे 8/27 A/RB। तो भैया ये जो क्रिटिकल प्रेशर होता है ना, ये क्रिटिकल प्रेशर इस बॉयल टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। ये क्रिटिकल प्रेशर बॉयल टेम्परेचर से कम होता है ना। ये पीसी क्या बोल रहा हूँ, क्रिटिकल प्रेशर। ये थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि भैया वो टेम्परेचर जिसपे रियल गैस आइडियल गैस बन जाए उसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर गैस का लिक्विफिकेशन होना खत्म हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है, जो रियल गैस होती है ना, उसको दबाओ ना तो लिक्विफाई हो जाती है। सुनना मेरी बात ढंग से सुनना, रियल गैस को अगर थोड़ा दबाओगे ना लिक्विफाई हो जाएगी। अच्छा आइडियल गैस को कितना ही दबा लो लिक्विफाई नहीं होती, आइडियल गैस को कितना ही दबा लो, कितना ही तपा लो, लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन रियल गैस को आपने दबाया ना तो लिक्विफाई हो जाएगी साहब, लिक्विफाई। अब लिक्विफाई होती है तो वो टेम्परेचर जिस पर वो लिक्विफिकेशन होना, लिक्विफिकेशन की समस्या खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं साहब क्रिटिकल प्रेशर। वो कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर। एक मिनट, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर है भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्रेशर नहीं, है ना। ये साहब टीसी, तो टीसी बराबर 8/27 टाइम्स ऑफ टीवी, टीसी लेस देन टीवी, ये क्रिटिकल टेम्परेचर। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। चलो मैं कल इसको गहराई से बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जाते जाते सुन लो, जाते जाते छोटा सा पॉइंट सुन लो, जाते जाते छोटा सा पॉइंट सुन लो। बॉयल टेम्परेचर जिस पर पाप धुल जाते हैं, आइडियल बन जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर लिक्विफिकेशन की समस्या सॉल्व हो जाती है, मतलब इस टेम्परेचर से बढ़ा दोगे ना तो लिक्विफाई नहीं होगा, फिर लिक्विफाई नहीं होगा, समझ रहे हो ना। चलो कल करते हैं बात इसको, जाते जाते नहीं, कल ही बात करेंगे गहराई से। थोड़ी सी मैंने आइडियल गैस रियल गैस के बारे में आपको बताया, है ना। ये वांडरवाल इक्वेशन वगैरह जानते हो, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना। कल यहीं से शुरुआत करते हैं, चलो कल यहीं से शुरुआत करेंगे। तो कल केटीजी कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद में फिर थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी के बाद थर्मोडायनेमिक्स। बाय। मंडे को छुट्टी पर हूँ, मंडे को छुट्टी पर हूँ।